सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का तीसरा वीडियो देखने वाले हैं। और इससे पहले के दो वीडियोस कवर कर रखी हैं हमने, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और इससे पहले हम लोग ने और भी कई चैप्टर्स का कर रखा है, जैसे इसके पहले वाला चैप्टर 1 का भी हम लोगों ने कर रखा है, जो कि था इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो उस चैप्टर का भी आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आज का यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोग ने इतनी चीज़ें पढ़ रखी हैं, आज हम लोग को पढ़ना है यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज का क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है? तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। उसमें क्या पढ़ रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। ठीक है, इन सेक्शन 2.7 द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज स्पेसिफाइड, द चार्जेस एंड देयर लोकेशंस एंड द पोटेंशियल एनर्जी of the system of those charges was determined. In this section, we ask a related but a distinct question. तो इससे पहले मतलब क्या है? चार्जेस एंड देयर लोकेशन, मतलब कि इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें चार्जेस और उसका लोकेशन स्पेसिफाइड था। एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दोज चार्जेस वाज डिटरमाइंड, और उन चार्जेस का या फिर उन सिस्टम्स का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिटरमाइन कर पा रहे थे। इन दिस सेक्शन वी आस्क अ रिलेटेड बट अ डिस्टिंक्ट क्वेश्चन। इस सेक्शन में हम लोग एक रिलेटेड और अलग क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू इन अ गिवन फील्ड? तो एक गिवन फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या है किसी चार्ज क्यू का, मतलब पहले से फील्ड गिवन है, एक्सटर्नल फील्ड है। दिस क्वेश्चन वाज इन फैक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट दैट लेड अस टू द नोशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था इस क्वेश्चन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट का। बट हेयर वी एड्रेस दिस क्वेश्चन अगेन, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर से इसको एड्रेस कर रहे हैं टू क्लैरिफाई इन व्हाट वे इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डिस्कशन इन सेक्शन 2.7। तो सेक्शन 2.7 के डिस्कशन से इसमें क्या अलग है? जैसे सेक्शन 2.7 क्या था, एक बार देख लेते हैं। ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो अंतर मैं ही बता देता हूँ। अंतर ये है कि यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस निकाल रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? तो एक्चुअली में मुझे लगता है इसमें उसका रिलेशन बताएगा ई और वी का। तो नेक्स्ट देखते हैं। द मेन डिफरेंस इज दैट वी आर नाउ कंसर्न विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। हाँ, जो मैंने कहा कि हम लोग अब एक्सटर्नल फील्ड में निकाल रहे हैं। The external field E is not produced by the given charge, और ये given charge के द्वारा प्रोड्यूस नहीं है। External field E is not produced by given charge, मतलब कि कहीं और से ही आ रहा है। वो पोटेंशियल एनर्जी वी विश टू कैलकुलेट, जिसका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं उसका E नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इधर मान लो Q रखा है और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये कहीं से भी आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे Q का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले रहे हैं, या फिर जो चार्ज का निकाल रहे हैं उसका नहीं ले रहे हैं, कोई एक्सटर्नल ले रहे हैं। ठीक है, E is produced by sources external to the given charge. The external sources may be known but often they are unknown or unspecified. ठीक है, what is specified is the electric field E or the electrostatic potential V due to the external sources. जैसे अगर हम लोग बैटरी भी कनेक्ट कर देते तो बैटरी के भी कारण एक V पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। तो वही है। The external sources may be known. We assume that the charge Q does not significantly affect the sources producing the external field. तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो चार्ज Q है वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं कर रहा है एक्सटर्नल फील्ड को। मतलब कि हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस चार्ज के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स नहीं आ रहा है। हाँ,
दिस इज ट्रू इफ क्यू इज वेरी स्मॉल, तो क्यू को वेरी स्मॉल मानेंगे हम लोग, और द एक्सटर्नल सोर्सेज आर हेल्ड फिक्स्ड बाय अदर अनस्पेसिफाइड फोर्सेज, या फिर जो एक्सटर्नल सोर्स है वो फिक्स्ड एक पोजीशन पे, वो कहीं मूव नहीं कर रहा। अगर मूव करेगा तो ई भी चेंज हो जाएगा। Even if Q is finite, its influence on the external sources may be still ignored in the situation when very strong sources far away at infinity produce infinite field E in the region of interest. तो इसमें बेसिकली यही बता रहा है कि हम लोग को Q को नहीं लेना अकाउंट में। अब इसमें कुछ कंडीशन दे दिया कि या तो ऐसे हो तब भी नहीं लेंगे, ऐसे हो तब भी नहीं लेंगे, तो ये सब हम लोग देख सकते हैं। Note again that we are interested in determining the potential energy of a given charge Q and later a system of charges in the external field। एक ही बात को 10 बार लिख दिया। We are not interested in the potential energy of the sources producing the external field। ये बोल रहा है कि जिसके कारण ये ई आ रहा है ना, मान लीजिए यहाँ पे कुछ रखा हो, कोई चार्ज या फिर कोई सोर्स, तो उसके पोटेंशियल में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग इसके पोटेंशियल में इंटरेस्टेड हैं। बहुत बार इस बात को एम्फेसाइज किया जा रहा है यहाँ पे, देखते हैं क्यों। In the external electric field E and the corresponding external potential V may vary from point to point। The external electric field E, हाँ तो external electric field E है और external potential V है, वो point to point vary कर सकता है। By definition, V at a point P is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to the point P। ये तो पता ही था हम लोग को, तो डेफिनेशन है ही है, ठीक है। वी कंटिन्यू टू टेक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो, हम लोग इन्फिनिटी पर भी पोटेंशियल को ज़ीरो रखते हैं। थस वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी इन द एक्सटर्नल फील्ड इज क्यू वी। मतलब कि वर्क डन जो है वो इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लाने के लिए एक्सटर्नल फील्ड में कितना होगा, क्यू इंटू वी होगा। ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ रहे हैं कि वर्क डन क्या होता है, ई इंटू वी। यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे क्यू है, तो उसी के रिलेटेड ये है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू। जो ये वर्क है ये क्यू के, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। If the point P has position vector r relative to the some origin, we can write potential energy of Q at r in an external field as Q into V of r। मतलब कि जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट का V इंटू Q, तो वहाँ का उसका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड कि यहाँ पे दिख रहा है आपको क्यू वी, मैंने क्यू वी पहले बता चुका है। ऊपर आते हैं हम लोग, ये रहा, इसको दिखाते हैं दूसरे कलर से, ये और मैंने दिखा एक जगह और। आप लोग पिछले वीडियोस में देख लीजिएगा, मैंने ये बता रखा है, तो मिल नहीं रहा, लेकिन मैंने साइड में लिखा था नीचे कहीं पे, जो रिलेशन लिख रहे थे वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इन सब में। Where V of R is the external potential at the point R। जो V at point R है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, ठीक है, पॉइंट R पे। Thus, if an electron with charge Q बराबर E बराबर 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is accelerated by a potential difference of delta V बराबर 1 volt, it would again gain energy of Q delta V is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule। ठीक है, this unit of energy is defined as 1 electron volt। ये तो पता होगा क्योंकि 11th में ये पढ़ना था। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है।
The units based on electron volt are most commonly used in atomic, nuclear and particle physics. ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है, इज इक्वल्स टू ये होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है, फिर 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है, 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है। दिस हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड इन पेज 117 11 फिजिक्स पार्ट 1 टेबल 1 6.1, तो मैंने कहा ही था। नेक्स्ट, potential energy of a system of two charges in an external field। तो अब सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के कारण देखते हैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में। नेक्स्ट वी आस्क what is the potential energy of a system of two charges q1 and q2 located at r1 and r2 respectively in an external field? First, we calculate the work done in bringing the charge q1 from infinity to r1. Work done in the step E. In this step is q1 into vr1 using equation 2.27. Next, we consider the work done bringing q2 to r2. In this step, work done is not only against the external E but also against the field due to q1. This is important. So work done on q2 against the external field ये हो जाएगा, और work done on q2 against field due to q1 ये हो जाएगा। इसमें तीन यहाँ पर मेरे को लिखना होगा, तीन टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स? ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म, तीनों को ऐड करना होगा। where r12 is the distance between q1 q2, तो इसमें 12 जो है वो q1 q2 के बीच का डिस्टेंस है। We have made use of equations 2.27 and 2.22 by the superposition principle of for fields. We add up the work done on q2 against the two fields E and that due to q1. Work done on bringing q2 to r is this, मतलब टोटल ये हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये हो जाएगा। तो अगर ये कभी आगे फ्यूचर में भी क्वेश्चन आए, तुम लोग को इसको ऐसे सॉल्व करना होगा कि Q1V इंटू Q2V और प्लस उनके आपस का, उनके आपस में कितना पोटेंशियल है वो भी लिखना होगा, पोटेंशियल एनर्जी है वो भी लिखना होगा। ठीक है, और आइए एक एग्जांपल करने के लिए। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब डाइपोल पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है ये हम लोग देखते हैं। तो ये रहा एक डाइपोल, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ई और इसके बीच में एंगल थीटा है। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस है 2 है। सो अब पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। कंसिडर डाइपोल विद चार्जेस q1 बराबर प्लस q एंड q2 बराबर माइनस q प्लेस इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E as shown in figure 2.16. As seen in the last chapter, in a uniform electric field, dipole experience no net force but experiences tau given by tau बराबर p cross E, which will tend to rotate it unless p is parallel or anti-parallel to E. Suppose an external torque T external is applied in such a manner that it just neutralizes this torque and rotates it in the plane of paper from angle theta naught to angle theta 1, मतलब कि theta naught से theta 1 तक रोटेट कर रहा है मान लेते हैं। The amount of work done by the external torque will be theta into d theta work done आता है। फिर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने के बाद कुछ इस प्रकार आता है। The work done is stored as potential energy of the system. We can then associate potential energy with an inclination theta of dipole similar to the other potential energies. There is a freedom in choosing the angle where theta naught barabar pi by 2. An expression for it is provided towards the end of the discussion. We can write this. And the main formula जो इसका आता है main वो ये है, ये 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 इसका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, P डॉट ई पोटेंशियल बराबर P डॉट ई, इसको याद रखना है। और P डॉट ई क्या हो जाएगा, P cos थीटा, सॉरी माइनस P डॉट ई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस P cos थीटा। ठीक है, this expression can alternatively be understood also from equation 2.29. We apply equation 2.29 to represent system of equation of two charges plus q and minus q. The potential energy expression then reads V q
इंटू वी एट आर वन माइनस वी एट आर टू माइनस जो मैंने ये इक्वेशन लिखा था ये वाला। तो इसी का यूज करके यहाँ पे हम लोग सेकंड मेथड से भी देख सकते हैं कैसे आएगा। Where here R1 and R2 denote the position vectors plus q and minus q. Now the potential difference between positions R1 and R2 equals the work done in bringing the unit positive charge against the field R2 into R1. The displacement parallel to the force is 2a cos theta. ये इसका displacement है. Thus V of R1 minus V of R2 is equals to E cross 2a cos theta. E into 2a cos theta. V thus obtained this relation is equals to minus P minus this. ये u dash theta है, ठीक है. We know that u dash theta differs from u theta by a quantity which is just a constant for a given dipole. Since a constant is insignificant for potential energy, हाँ potential energy में तो हम लोग कहीं भी कुछ भी जीरो मान सकते हैं, तो उसको हटा देगा क्योंकि ये constant value है, ठीक है. We can drop the second term in equation 2.34 and it can reduce us to equation 2.3. तो एक्चुअली में मतलब फिर डाउट आ रहा है कि इसको क्यों हटाए. अरे क्योंकि फिर से बताता हूँ, अगर कहीं पे u1 बराबर x प्लस k है और u2 बराबर y प्लस k है, तो ये तो कांस्टेंट है. जब इसका डिफरेंस लेंगे तो ये तो कट ही जाएगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में तो ये कांस्टेंट को हटा ही सकते हैं. इवेंचुअली तो हम लोग को वेरिएबल पे काम करना है, तो इवेंचुअली फॉर्मूला माइनस पी डॉट ई ही है, ठीक है. वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी टुक थीटा नॉट पाई बाई टू. हाँ, और थीटा नॉट इसीलिए पाई बाई टू हम लोग कहीं भी ले सकते हैं. In this case, the work done against the external field E in bringing plus Q and minus Q are equal and opposite and cancel out. Thus this. So, यहाँ तक हम लोग का हो गया. नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स वर डिस्क्राइब ब्रीफली इन चैप्टर 1. तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को हम लोग ने चैप्टर 1 में ब्रीफली डिस्क्राइब कर रखा है. कंडक्टर्स कंटेन मोबाइल चार्ज कैरियर्स. कंडक्टर्स में मोबाइल चार्ज कैरियर्स होता है. मोबाइल चार्ज कैरियर्स का क्या मतलब है? मतलब फ्री चार्ज कैरियर्स, मतलब कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. इन मेटालिक कंडक्टर्स दीज चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स. और मेटालिक कंडक्टर्स में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इन अ मेटल द आउटर या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्ट अवे फ्रॉम देयर एटम्स एंड आर सेट टू आर एंड फ्री टू मूव. तो इसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने एटम से दूर होते हैं और वो मूव करने के लिए एकदम फ्री होते हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मैंने एक सेमीकंडक्टर करके चैप्टर कवर कर रखा है. उसमें इसको बहुत डेप्थ में डिटेल किया. ये एक लाइन को, इस लाइन के ऊपर पूरा एक वीडियो टाइप का बना हुआ है. तो आप उसको, उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा सेमीकंडक्टर्स करके, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. These electrons are free within the metal but not free to leave the metal. हाँ, ये भी कवर किया था. मतलब एक एक चीज़ इसमें जो लिखा है वो सब कवर है. सेमीकंडक्टर्स करके प्लेलिस्ट होगा. The free electrons from a kind of gas, they collide with each other and with the ions and move randomly in different directions. In an external electric field, they drift against the direction of the field. तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो इस तरफ जाता है, क्योंकि फोर्स क्या होता है? क्यू वी. और यहाँ पे क्यू क्या है? नेगेटिव है, क्यू ई. और क्यू क्या है? नेगेटिव है, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है. द पॉजिटिव आयंस मेड अप ऑफ द न्यूक्लियाई एंड द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन हेल्ड इन देयर फिक्स्ड पोजिशंस. In electrolytic conductors में the charge carriers are both positive and negative ions. तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर दोनों होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस. इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है? मतलब कि किसी हम लोग सॉल्यूशन को उसको मेल्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आता है. जैसे एक्वस CuSO4, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर उसमें रहता है क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं. बट
The situation in this case is more involved. The movement of the charge carriers is affected both by the external electric field as also by the so-called chemical forces. We shall restrict our discussion to metallic solid conductors. Let us note important results regarding electrostatics of conductors. तो इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ने वाले हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते पढ़ना. इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो. तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज़ीरो होता है. ये हम लोग ने लास्ट चैप्टर में देखा है, डेप्थ में देखा है कि अगर कोई कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज़ीरो होता है. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है? क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनक्लोज तो है ही नहीं. कंसिडर कंडक्टर न्यूट्रल और चार्ज्ड, देयर मे ऑल्सो बी एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. हाँ, अगर एक्सटर्नल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उससे ही मतलब नहीं है, अंदर में ज़ीरो ही आएगा. In the static situation when there is no current inside or on the surface of the conductor, very important. यहाँ पे एक पॉइंट सब मिस कर जाते हैं सब लोग, इवन टीचर भी पढ़ाते समय. इन द स्टैटिक सिचुएशन कहा गया है when there is no current inside और on the surface of conductor, मतलब स्टैटिक सिचुएशन के ही बारे में कहा जा रहा है. The electric field is zero everywhere inside the conductor. This fact can be taken as the defining property of a conductor. A conductor has free electrons. As long as electric field is not zero, the free charge carriers would experience force and drift in the static situation. The free charges have also so distributed themselves that the electric field is zero everywhere inside. Electric field is zero inside a conductor. तो एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है? कहना यही चाह रहा है कि मान लो कि ऐसे एक कंडक्टर रखा है, ठीक है, और एक्सटर्नल में इस तरफ से इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, अब ज़रा सोचना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ये कंडक्टर पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं, तो ये सब मूव कर सकते हैं. अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इसके अंदर ई ज़ीरो होना चाहिए. ठीक है, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है. ई इनसाइड कंडक्टर ज़ीरो होना चाहिए. तो इस पे क्या क्या होगा? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन सा चार्ज मूव करता है? पॉजिटिव चार्ज. तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज उल्टा साइड एक्यूमुलेट हो जाएगा. यहाँ. अब एक देखने वाली बात यह है कि इनके अंदर का एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्लस से माइनस का, इसको कहते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड. इस डायरेक्शन में, इसको दूसरे कलर से दिखाया जाए, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. इसको लिखते हैं ई इंटरनल, ये है ई एक्सटर्नल. ठीक है, तो फिर ध्यान से देखना, ई नेट ज़ीरो होना चाहिए. तो फिर ई इंटरनल इस तरफ है, ई एक्सटर्नल उस तरफ है, तो दोनों का सम ज़ीरो होना चाहिए. ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो ई ऑफ कंडक्टर इज इक्वल्स टू ई जो अंदर वाले के कारण है प्लस ई बाहर वाले के कारण, और इनका सम कितना आता है? ज़ीरो. दिस इज़ द पॉइंट. ठीक है भाई, समझ में आ गया? बहुत अच्छा. सेकेंड पॉइंट, ये तो समझ के इसको टिक मार देते हैं. सेकेंड पॉइंट,
एट द सर्फेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सर्फेस एट एवरी पॉइंट। ये तो हम लोग ने पिछले चैप्टर में ये भी देखा है कि कोई भी ऐसे कंडक्टर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नॉर्मल आता है, मतलब सरफेस के नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो फॉर एग्जांपल एक और फिगर बना के दिखाता हूँ। जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, और अगर इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई करके, तो वो इस पर कैसे गिरेगा? इस पे वो कुछ इस प्रकार गिरेगा, ऐसे ई आया ई आया ई आया और परपेंडिकुलर, ई आया ई आया और परपेंडिकुलर, ई आया परपेंडिकुलर, ई आया परपेंडिकुलर। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से गुजरेंगी, इधर से भी ई आया परपेंडिकुलर, फिर निकलता भी ऐसे ही है, इधर से ई आया परपेंडिकुलर। फ्लक्स तो जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकलना भी ज़रूरी है। परपेंडिकुलर निकला और फिर चले गया, परपेंडिकुलर निकला चले गया, परपेंडिकुलर निकला चले गया, परपेंडिकुलर निकला चले गया, परपेंडिकुलर निकला चले गया। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो जाते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराउंड अ कंडक्टर, ठीक है। पॉइंट इज़ ये परपेंडिकुलरली सरफेस में आते हैं और परपेंडिकुलरली निकल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, इफ़ ई वेयर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, अगर नॉर्मल नहीं होता तो इट वुड हैव सम नॉन जीरो कंपोनेंट अलॉन्ग द सरफेस। सेम लाइंस लिखी हुई थी पिछले चैप्टर में, सेम लाइंस एग्जैक्ट। फ्री चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर वुड देन एक्सपीरियंस फोर्स एंड मूव, और फिर वो मूव करने लगेंगे इन द स्टैटिक सिचुएशन। लेकिन स्टैटिक सिचुएशन है ना एक्चुअली, तो हम लोग बात किस में कर रहे हैं? स्टैटिक सिचुएशन में। Therefore, E should have no intangential component. Thus, electrostatic field at surface of a charged conductor must be normal to the surface at every point. तो वो नॉर्मल होना ही होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। तो कंडक्टर के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता स्टैटिक सिचुएशन में। A neutral conductor has equal amounts of positive and negative charges in very small volume or surface element. When the conductor is charged, देखो, a neutral conductor has equal amount of positive negative का equal amount होता है, and very small volume of surface element, और surface element का volume बहुत small होता है। When the conductor is charged, जब कंडक्टर को चार्ज किया जाता है, the excess charge can reside only on the surface. तो जो एक्सेस चार्ज है वो सिर्फ सरफेस पे ही आ सकते हैं। इन द स्टैटिक सिचुएशन दिस फॉलोज फ्रॉम द गॉस लॉ। कंसिडर एनी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम एलिमेंट V inside a conductor. On the closed surface S bounding the volume element V, electrostatic field is zero. अंदर के मतलब कि जैसे कंडक्टर है, इसके अंदर हम लोगों ने कोई सरफेस माना गॉसियन सरफेस, तो इसके अंदर E ज़ीरो है, ठीक है। Thus the total electric flux through S is zero. हाँ, तो इसके अराउंड S ज़ीरो है। Hence by Gauss law there is no net charge enclosed by S. तो इसके अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है। But the surface S can be made as small as you like. और लेकिन सरफेस को हम लोग बहुत छोटा बना सकते हैं। The volume V can be made vanishingly small. और इस वॉल्यूम को जो मैंने बड़ा सा दिखा है इसको बहुत छोटा सा ही बना सकते हैं, ठीक है। दिस मीन्स देयर इज़ नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर एंड एनी एक्सेस चार्ज मस्ट रिसाइड एट द सरफेस। तो इसका यही मतलब आता है कि जब हम लोग किसी को चार्ज करते हैं तो उसके अंदर नहीं चार्ज चले जाएगा, उसके सरफेस पे ही रहेगा 100%। नेक्स्ट, electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has same value on its surface. ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये कंडक्टर है, इसके अंदर E ज़ीरो है। तो मैंने क्या कहा था? मैंने एक चीज़ बताया था, E ज़ीरो है, इसका मतलब F बराबर QE ज़ीरो है, और अगर ये ज़ीरो है मतलब दिस इम्प्लाइज वर्क डन ज़ीरो है, और वर्क डन ज़ीरो इसका क्या मतलब है? दिस इम्प्लाइज
Q इंटू डी वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है, और Q तो कांस्टेंट है तो डी वी ज़ीरो है। और अगर डी वी ज़ीरो है इसका मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है, मतलब पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। सिंपल। तो मैंने प्रूफ ही कर दिया, अब इसमें क्या ही बताएगा। दिस फॉलोज फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 above, सिंस E इज ज़ीरो इन साइड द कंडक्टर एंड हैज़ नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन द सर्फेस, नो वर्क इज डन। मैंने जैसा कहा, इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज विद इन द कंडक्टर एंड ऑन इट्स सर्फेस, that is there is no potential difference between any 2 points inside or on the surface of the conductor, hence the result of the conductor is charged। तो इसका रिजल्ट क्या आता है कि वो चार्ज हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द surface exist, this means potential will be different for the system surface and a point just outside the surface। In a system of conductors of arbitrary size, shape and charge configuration, each conductor is characterized by a constant value of potential, but this constant may differ from one conductor to other। ठीक है, यही सब बताया, मतलब घुमा फिरा के। और एक बात और, इसके अंदर अगर कांस्टेंट है तो होगा कितना, जितना इसके सरफेस पे होगा वही उसके अंदर भी होगा। ठीक है, और सरफेस पे कितना होगा, KQ/R। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। अब चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मतलब जस्ट सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग। वो होता है E बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि शीट में क्या होता था, एक शीट के अराउंड E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अराउंड E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका यहाँ पे एक प्रूफ भी है, चलिए देखते हैं हम लोग। वेयर सिग्मा इज द सरफेस डेंसिटी एंड n cap is a unit vector normal to the surface in the outward direction. To derive the result, choose a pillbox as the Gaussian surface about any point P on the surface। जैसे ये है Gaussian surface, इसको मान लिया गया। ठीक है, द पिल बॉक्स इज पार्टली इनसाइड एंड पार्टली आउटसाइड, उसको पार्टली इनसाइड और पार्टली आउटसाइड माना गया। द सरफेस ऑफ कंडक्टर के इट हैज़ अ स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा एस एंड नेग्लिजिबल हाइट। तो नेग्लिजिबल हाइट और डेल्टा एस का स्मॉल एरिया। ठीक है, अब मैं ही बता देता हूँ, इतना लंबा इसमें लिखा हुआ है ना। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है कि एक है सरफेस के अंदर ये वाला फेस सरफेस के बाहर है। तो एक्चुअली में तुम ध्यान से देखोगे इसका हाइट बहुत नेग्लिजिबल है, तो ये कुछ इन्फिनाइट शीट जैसा नहीं काम करने लगेगा इस सरफेस के लिए। इमेजिन करो कि किसी सरफेस, अपना पेज ले लो कॉपी का, और उसके जस्ट आगे ऐसा तुम एक गॉसियन सरफेस मान लो, तो जो पेपर है वो इन्फिनाइट प्लेन शीट जैसा काम करेगा। मतलब कि इन्फिनाइट प्लेन शीट कैसे काम करेगा कि तुम बहुत ही कम हाइट ली हो, मतलब कि बहुत पास पेपर के एक गॉसियन सरफेस माने हो, तो पेपर बहुत बड़ा दिखेगा ना, तो वो इन्फिनाइट जैसा लगेगा। तो उसके लिए शीट के दोनों तरफ से कितना आता है, उसके लिए शीट के दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना निकलेगा, मतलब दोनों फेस से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, तो एक फेस से कितना निकलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So, just inside the surface, the electrostatic field is 0. Just outside, the field is normal to the surface with magnitude E. Thus, the contribution to total flux through the pillbox comes only from the outside. ठीक है? Cross section of the pillbox, this equals to plus minus E delta S. Since over the small area delta S, E may be considered constant and E and delta S are parallel or anti-parallel. The charge enclosed in the pill is delta sigma delta S by Gauss law। तो Gauss law से क्या हो जाएगा,
ई डेल्टा एस बराबर सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ये फॉर्मूला आता है, इसको याद रखना है। तो वापस देख लेते एक बार इसने किया क्या। तो ये डेल्टा एस इसका एरिया है, तो ई डेल्टा एस गॉस लॉ से क्या लिखा है यहाँ पे, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन डेल्टा एस, मतलब चार्ज कितना होता है, क्यू बराबर सिग्मा इंटू एरिया होगा। तो एरिया कितना है, डी एस। ये आ गया यहाँ पे चार्ज, तो यहाँ से ये आ गया फ्लक्स, फ्लक्स नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस वी गेट द वेक्टर रिलेशन विच इज ट्रू फॉर बोथ साइंस ऑफ सिग्मा। For sigma greater than 0, electric field is normal to the surface outward. For sigma less than 0, electric field is normal to the surface inward. ये तो समझ में आ रहा है कि प्लस हुआ तो बाहर निकलेगा, माइनस हुआ तो अंदर आएगा फील्ड, ऐसे। ठीक है, अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, छठा पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग ने 5 पॉइंट कवर कर लिया। सिक्स्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कंसिडर अ कंडक्टर विथ अ कैविटी। ठीक है, एक कंडक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं इसमें कैविटी है। तो इसके बीच में कैविटी है। ठीक है, विथ नो चार्जेस इनसाइड द कैविटी, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अ रिमार्केबल रिजल्ट इज डैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज 0। तो इसमें ई कितना है, 0। वाट एवर बी द साइज ऑफ द एंड द शेप ऑफ द कैविटी एंड वाट एवर बी द चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल फील्ड्स इन विच इट माइट बी प्लेस्ड। We have proved a simple case of this result already. The electric field inside a charged spherical shell is 0. ये तो हम लोग जानते हैं। The proof of the result of the shell makes use of the spherical symmetry of the shell, but the vanishing of electric field in the cavity of conductor is, as mentioned above, a very general result. ठीक है, तो कुछ नया नहीं है। A related result is that even if a conductor is charged or charges are induced on a neutral conductor by an external field, all charges reside only on outer surface। हम लोग ने किसी पॉइंट में देखा था, थर्ड या फोर्थ में, ऑफ अ कंडक्टर विथ कैविटी, मतलब अगर उसको चार्ज करे भी तो वो सरफेस पे ही आएगा, अंदर नहीं जाता है। द प्रूफ ऑफ द रिजल्ट नोटेड इन फिगर 2.8, जैसे ये रहा पूरा फिगर बढ़िया से बना दिया। तो अंदर में ई 0 है, सिग्मा 0 है, वी कांस्टेंट है, इधर भी हालांकि वी कांस्टेंट होता है। ठीक है, द प्रूफ्स वट एवर बी द चार्ज एंड द फील्ड कॉन्फिगरेशन आउटसाइड एनी कैविटी इन अ कंडक्टर रिमेन शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। हाँ, तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा भी हो, ठीक है, मतलब इस कैविटी के बाहर कुछ भी हरकत चल रहा हो, कैविटी में हमेशा ई 0 आएगा, हमेशा। तो ये शील्ड कर देता है एक तरह से। ठीक है, द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज 0। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। द इफेक्ट कैन बी मेड यूज ऑफ इन प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, तो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को इसमें रख के प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जैसे फ़ोन को भी अगर ऐसे किसी चीज़ में रख दें तो उसमें सिग्नल्स नहीं आते हैं फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। Figure 2.19 gives a summary of important electrostatic properties of a conductor. तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट होगा डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं अपने डाउट, सजेशन या कुछ भी। तब तक के लिए इतना ही, बाय।